हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12 बच्चों। तो अब तक हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया। आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस की होगी। तो बिगिनर बॉक्स 1 2 कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद में एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक है, बट वो टॉपिक मैं इसके आज के टॉपिक के बाद कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सिंपल टॉपिक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा डरे ना इस चैप्टर से। तो टुडेज टॉपिक इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म तो टॉपिक जो है, आइसोमरिज्म वाला टॉपिक जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इट इज़ नॉट इन इनऑर्गेनिक के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें मोस्टली हम आइसोमरिज्म नहीं काउंट करते, या ज़्यादातर हम उसे नहीं स्टडी करते। सो but actually in coordination compound we are having this isomerism because these compounds show isomers in different way। अलग अलग तरीके से isomers बनाते हैं, अलग अलग तरीके से isomers show करते हैं, and importantly इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। That's why ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव का अगर टॉपिक नहीं कवर करेंगे तो कुछ मतलब नहीं आता है। सो दिस वन कैरीज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर द JEE एंड नीड। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली आइसोमेरिज्म डेफिनेशन एंड ऑल दैट यू नो, फिर भी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो यू कैन से द सब्सटेंसेस व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट have some different structures or something like that, so different structure or different formation like kind of thing. So here we'll just go through the definition. Compounds which have the same molecular formula but differ in their properties. See here, due to the isomerism property this compound shows different properties. वो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कभी कभी डिफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिफर करते हैं। इस वजह से दिस आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है when we use medicine it is mostly important for medicine purpose. medicines में there are isomers and एक means if there are two isomers उसमें से एक isomer is life saving and another one is very very dangerous. इस वजह से isomers एक बहुत ही important role play करते हैं। See here, once again the compounds or the substances or compounds having same molecular formula mean these compounds will be having same molecular formula but differ in their properties due to the difference in the structure are called as isomer. So ऐसे substance जिनका molecular formula same है but उनका स्ट्रक्चर अलग है एंड उनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंस आएगी, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड, दैट पार्ट इज कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ वन सब्सटेंस। मतलब हमारे पास अगर एक कंपाउंड है A बट उसी कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर है मेरे पास B एंड C, सो दिस B एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ दिस A। रिमेंबर, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A, उसके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे B एंड C, तो दिस B एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ A। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इज दैट कंपाउंड शो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो आइसोमर। तो कौन सा कंपाउंड आइसोमर शो करता है, कौन सा नहीं शो करता, दैट विल सी वन बाय वन, एक एक करके हम देखते हैं। एंड सेकेंडली क्वेश्चन मोस्टली आता है कि व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर प्रोड्यूस, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सॉल्व किए ही होंगे क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सी यहाँ पर हमें कहा गया है कि दैट आइसोमर्स इज कॉमनली कंसिडर्ड फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बात की जाती है। In organic में we consider it very less time, but for coordination compounds it's very very important. See here, isomerism is commonly considered to be characteristics of only organic compound, means it is the characteristics of organic compound and it is also found although less frequently among inorganic compounds. So it is very rarely found in inorganic compounds, and here in coordination compound we will see the और दैट आइसोमर्स प्रॉपर्टी विद डिफरेंट कंपाउंड्स अलग अलग, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो हियर दैट इज अबाउट द आइसोमर, दैट इज क्लियर। नाउ मेन तो सभी कुछ मेन है बच्चों, लेकिन अगर हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो वी हैव टू स्टडी डिफरेंट आइसोमर्स। उसमें से विच आइसोमर्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या विच आर ऑफ अवर सिलेबस। सी आइसोमर्स आर ऑफ अ नंबर ऑफ टाइप्स। आइसोमर्स के अनलिमिटेड टाइप्स बोल सकते हो, थाउजेंड्स टाइप्स बोल सकते हो, इसलिए वी विल नॉट स्टडी ऑल द आइसोमर्स। व्हेन यू गो टू हायर लेवल
इससे भी आया सोचो सर 12th में तो हाईएस्ट लेवल आ गया इसके आगे। व्हेन यू डू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड यू गो फर्दर इन हायर क्लासेस, अगर आप केमिस्ट्री चूज करते हो दैट टाइम यू हैव टू डील विथ मोर डिटेल आइसोमर्स, इससे भी ज़्यादा आइसोमर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेट इट बी, वो बात की बात है, बट आज हमें कौन से आइसोमर्स पढ़ने दैट विल सी फर्स्ट। सो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, फर्स्टली जितने भी हमारे आइसोमर्स है वी क्लासीफाई देम इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक, दिस इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल सिर्फ लिखा है, इसके आगे आइसोमर्स आप ऐड कर लेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है विल डिस्कस लेटर ऑन। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स है। फर्स्ट वन आयोनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट, लिंकेज। सो इन सभी को हम डिटेल में 1 बाय 1 देखने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एंड स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, दिस पार्ट यू स्टडी मोस्टली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से समझे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक एक करके हम सभी आइसोमर्स को देखते हैं, बट बिफोर दैट फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। हम फिर एक एक 1 बाय 1 विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी आइसोमर टाइप, उसके एग्जांपल्स या उसमें किस तरीके से आप समझेंगे कि विच आइसोमर इज प्रेजेंट। तो क्वेश्चन मोस्टली इसमें से नहीं आता, बहुत कम टाइम इसमें से क्वेश्चन आता है, बिकॉज दिस इज वेरी ईजी, यू कैन सी द क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। अगर ये एक बार पढ़ लिया तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, बट दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, विल सॉल्व that type of question। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि हमारा पहला आइसोमर है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, मतलब इट इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चरल एक्चुअली स्ट्रक्चर के वजह से ही आइसोमर बनते हैं। बट स्ट्रक्चरल मीन्स एग्जैक्टली उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही आप देखते बराबर समझ जाओगे, आपको इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर इट इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एंड आउटर व्हाट यू कैन से काउंटर आयन, जैसे कि हमने बात की थी लिगेंड्स और काउंटर आयन, या फिर उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर होता है सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो बाकी होंगे उसको तो लिगेंड्स कहते हैं। तो जो बाहर का जो आयन होता है उसे हमने काउंटर आयन कहा था, उसे ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो व्हाट विल सी हियर, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, क्या दिया है पढ़ तो ले। इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन टाइप ऑफ केमिकल लिंकेजेस। सो केमिकल लिंकेजेस की वजह से डिफरेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स विदिन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स कैसे हैं या बाहर क्या है, उसके बेसिस पर व्हेन वी क्लासिफाई दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। इट इज बेस्ड ऑन द कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड है या नहीं है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिगेंड है, क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आयंस है कि अंदर आयंस है, उसके बेसिस पर हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज आयोनाइजेशन आइसोमर। अगेन यहाँ पर भी नाम से समझो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर वी डिसॉल्व सब सब्सटेंस इनटू वाटर इट विल आयोनाइज। अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होता है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इफ दैट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं एंड इट आयोनाइज इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से अगर वो आयोनाइज होगा, दैट टाइम हम उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। सो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑन आयन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। सी हियर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर ध्यान में रखो। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के पार्ट लिगेंड्स की बात करें, और आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन है, पूरे कॉम्प्लेक्स को जो बैलेंस करता है, जो काउंटर आयन बैलेंस करता है, उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इन दोनों में जो एक्सचेंज होगा या जो एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स रहेगा या एटम्स रहेगा या आयंस रहेगा, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप और आयंस इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, दैट टाइम उन आइसोमर्स को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। एंड इट why it is different, वो isomers different क्या होंगे, they give different ions in solution whenever we dissolve such complexes or whenever we dissolve such isomers in water, they will show different ion, they will give different ions। इस वजह से they will show different property। अगर ions ही different है तो property भी different होगी, that you understood ना। अगर ions same होंगे तो property भी same होगी, but in complexes में ions अलग अलग मिल रहे हैं, that's why they will show different property, that is okay। So ionization of complex compound we had discussed already in starting lectures कि जो complex होता है, complex में जो bracket के part होते हैं they do not ionize। ये आयोनाइज नहीं होता, सिर्फ ये आयोनाइज होगा, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोला गया है, ठीक है। दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर,
remember this is ionization sphere, that is called as ionization sphere. एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट पर, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू आयनाइज. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो आयनाइज नहीं होता, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइज होने वाला है. तो इफ यू सी हियर इस कंपाउंड को हाउ इट विल बी आयनाइजिंग, इसमें क्या मिलेगा, कौन सा आयंस मिलेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स एक बाहर निकलेगा. आई विल जस्ट राइट हियर CONH3 5 Br 2 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से आयंस मिलेंगे. अगर आप इसे आयनाइज करेंगे सेकेंड वन को, सी मॉलिकुलर फॉर्मूला CONH3, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, CONH3 5 Br2 SO4, सॉरी Br SO4. So this molecular formula is same for both the compound, but if you see इसमें आयनाइजेशन होगा ब्रोमीन का, यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है सल्फर का, सॉरी सल्फेट आयन का, यहाँ पर होगा ब्रोमीन का. Here you will get Br नेगेटिव, so CONH3 5 SO4 अब नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये SO4 2 कोबाल्ट की +3 वैलेंसी को सल्फेट -2 कैंसिल करके +1 बना देगा. Here it will be +1 एंड हियर इट इज ब्रोमीन नेगेटिव, एक ही ब्रोमीन से काउंटर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एक ब्रोमीन था, कोबाल्ट का +3 होता है, ब्रोमीन का -1, तो ये टोटल मिलाकर होता है +2, इसलिए +2 आया था, इसलिए दिस वन इज बैलेंसिंग. यहाँ पर कोबाल्ट +2 सॉरी +3 एंड सल्फेट इज -2, दैट इज कंबाइनली इज +1. इस तरीके से आपको बैलेंस करना होगा. ठीक है, नाउ हाउ यू विल चेक कि जो हमारे आइसोमर्स है वो डिफरेंट है, कैसे पता चला हमें. तो व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिसॉल्व दिस कॉम्प्लेक्सेस इनटू सॉल्यूशन, हमने इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया. सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद दे शो डिफरेंट कलर. सबसे पहला दिस सल्फेट आयन जिसमें बाहर है देयर इज रेड वायलेट, इट इज रेड वायलेट कलर, एंड जिसमें ब्रोमाइड आयन बाहर है इट इज शोइंग रेड कलर, उसमें रेड कलर शो कर रहा था. इज इट क्लियर. सेकेंडली इफ यू डू द आयन टेस्ट, यू नो आयन टेस्ट मैंने पहले भी आपसे बात की थी. व्हाट इज आयन टेस्ट. आयन टेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी आयन के बारे में चेक करना चाहते हैं, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर हमें चेक करना है कि उसमें क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन, तो हर एक आयन के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट होती है. सी अगर हम जैसे हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई केमिकल आयन तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, मतलब कौन से आयन्स प्रेजेंट है. तो हर एक आयन के लिए टेस्ट होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं, हम उस केमिकल को ऐड करते हैं और उसमें प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुआ या कुछ कंडीशंस होती है, तो अगर वो फॉर्म हुआ दैट टाइम वी कंसिडर कि हाँ उसमें ये वो पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट होगा या पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट नहीं होगा, वो भी दैट इज उसे हम आयन टेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब वो आयन टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा तब हम उसको पॉजिटिव आयन टेस्ट कहते हैं. जब वो नेगेटिव शो करेगा, मतलब जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद अगर जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर कि क्लोरीन का टेस्ट मैं कर रहा हूँ, क्लोराइड आयन का टेस्ट है, एंड क्लोराइड आयन में मैं कुछ केमिकल ऐड करता हूँ और अगर सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया दैट मीन्स कि उस सोल्यूशन में क्लोराइड है. बट अगर ग्रीन नहीं हुआ इसका मतलब क्लोराइड आयन नहीं है. तो इफ अगर आई डन द प्रोसेस एंड कलर इज ग्रीन दैट मीन्स उस सोल्यूशन में या उस वाटर में क्लोराइड आयन है. और अगर नहीं है, नहीं ग्रीन हुआ, that means it is negative test. So in this way here if we add this solution, इस solution में हमने AgNO3 ऐड किया तो it will show no precipitation. Why? Because AgNO3 is test for bromide. AgNO3 is used for test for bromide. तो bromide test नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर ब्रोमाइड के आयन नहीं है, लेकिन बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड टू टेस्ट सल्फेट आयन. तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. हमें मिलेगा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि सेटल हो जाएगा और हम अब देख सकते हैं डायरेक्टली. एंड देन सेम इसी टाइप का सॉल्यूशन, मतलब बट हियर देयर इज ब्रोमाइड आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसे अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड के साथ नो प्रेसिपिटेशन, दैट इज नेगेटिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयन. सी क्योंकि दिस इज फॉर सल्फेट आयन, हियर इज देयर इज नो सल्फेट आयन, तो नेगेटिव टेस्ट हो गया. एंड बट AgNO3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट एंड इट विल फॉर्म पेल येलो प्रेसिपिटेट बाय फॉर्मिंग सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड वहाँ पे फॉर्म करेगा, AgBr फॉर्म करके पेल येलो व्हाट यू कैन से प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इन दिस कंडीशन हमारे पास ब्रोमाइड आयन है और इन दिस कंडीशन वी आर हैविंग सल्फेट आयन. इस तरीके से हमें आयोनाइजेशन आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. तब हमें समझ में आता है कि या
ये फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, सी दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूलाज आर सेम, बट these two are the structural isomers of each other. Clear? So we'll talk about next type of isomers, that hydrate isomers. पहले इसको नोट कर लो, then we'll talk. इसके और भी एग्जांपल्स है, आपके NCERT के एग्जांपल्स आप नोट करेंगे. सी ये बहुत ही सिंपल है, आप देखकर बता सकते हो. सी देयर हियर इट इज, इट कैन बी एक्सचेंज हो गया तो आप देखकर बता सकते हो कि इट इज आयनाइजेशन आइसोमर, इसलिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है हाइड्रेटेड बोलो या सॉल्वेट. मेन देयर आर टू टर्म्स, हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमर. हाइड्रेट मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स क्या होता है, वाटर. सो वाटर रिलेटेड है यहाँ पर कि वाटर कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने हैं एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने हैं. डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट शोज आइसोमर. Due to the presence of different number of water molecule inside a coordination sphere, that's why it is called as hydration sphere. इसे hydration sphere कहते हैं. देखो ये भी आप डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो, हाइड्रेट और सॉल्वेट. याद रखना हाइड्रेट भी होता है, कभी कभी सॉल्वेट भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए सॉल्वेट बोला जाता है, तो टेंशन लेने की तो बात नहीं है बच्चों. हाइड्रेट इज रिलेटेड विथ वाटर. सो वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने हैं. इफ इट इज see if we are taking example chromium hexa aqua then trichloride, ठीक है. so CrH2O6 in this complex, सबसे पहले लिगैंड का नाम अगर नॉमेनक्लेचर तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन से आएगा. यहाँ पे क्रोमियम का बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -3 है. दैट इज ओके, यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करें. इंपॉर्टेंट इज पॉइंट इज हियर दैट कि वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर 6 है, तो इसका कलर आ रहा है वॉयलेट. सेम सी इन सभी का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, CrH2O6Cl3, H2O6Cl3, H2O6 यहाँ पर 2H2 है तो 2 + 4 6 एंड Cl2 + 1 3. तो ये सब सेम है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सी दैट दिस वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे. दिस इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर. फिर से बता देता हूं मैं आपको, आयनाइजेशन स्फीयर. तो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल है इट इज डिफरेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चेंज होते जा रहे हैं. इस वजह से दे विल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. यू कैन सी द कलर, फर्स्ट कंपाउंड इज शोइंग कलर वायलेट, सेकंड कंपाउंड इज शोइंग कलर ग्रीन एंड थर्ड वन इज शोइंग डार्क ग्रीन. तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे विल शो डिफरेंट. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ नंबर ऑफ वाटर की वजह से दे आर शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टी. तो यहाँ तो कलर की बात हुई, वैसे ही बाकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस वो शो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट एंड सॉल्वेट. अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्लोरीन की भी वैल्यू चेंज हो रही है, क्लोरीन आते जा रहा है, क्लोरीन आते जा रहा है. तो सी हियर इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर, हमें क्लोरीन से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वाटर के नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर को डिटरमाइन कर सकते हो. सिर्फ वाटर के नंबर तो चेक करना है, डायरेक्टली आप समझ जाओगे कि ये हाइड्रेट आइसोमर है. तो दिस वन इज सेकंड वन, विल टॉक अबाउट थर्ड वन. देन पहले इसको नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज हम बात कर रहे हैं लिंकेज या फिर सॉल्ट आइसोमर की. एंड अगेन इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन स्फीयर, उनमें कुछ डिफरेंस की वजह से ये आइसोमर फॉर्म करता है बच्चों. लेकिन किस वजह से फॉर्म करेगा? सो सी हियर लिंकेज और सॉल्ट आइसोमर. लिंकेज वर्ड, व्हाट इज मीन बाय लिंकेज? लिंकेज मीन्स बॉन्डिंग. सो दिस काइंड ऑफ आइसोमर is arises due to the bonding of central metal atom with the ligand. तो ligand के साथ अटैच होते वक्त क्या गड़बड़ होगी उसके बारे में ये आइसोमर है. फर्स्ट थिंग, this ligand is present in ambidentate only. Ambidentate ligands, the complexes in which ambidentate ligands are present, जिसमें ambidentate ligands है, that only can have linkage isomer. बाकी किसी में भी linkage isomer नहीं बनता है. एम्बिडेंटेड के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, नाइट्रेटो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ठीक है, सॉरी साइनाइडो, थायोसाइनाइडो. सो NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव.
दिस वन वी आर टॉक्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड. व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बच्चों? क्या था? रिमेंबर, याद है, लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम बट एट अ टाइम वन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. मतलब बच्चों इसमें क्या होगा कि जैसे कि NO2 है, NO2 में नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम के साथ, ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, बट एक टाइम पर कोई एक ही बॉन्ड बनाएगा. याद रखना, दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते. इट इज़ नॉट बाइडेंटेड, इट इज़ एम्बीडेंटेड. बाइडेंटेड में दो लोग बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पर दो लोग नहीं, एक ही बना सकता है. देन साइनेड, यहाँ पर कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. यहाँ पर सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, SCN. सो दैट आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड. दैट the ligand which are having more than one donor atom but at a time only one will act as a donor. मतलब कोई एक ही डोनर बनेगा. अब देखो डोनर चेंज हो गया. सी सेम इन दिस टू कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड में मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, CONH35 NO2Cl2, यहाँ पर भी CONH3 NO2Cl2 सेम है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का भी सेम है, कोऑर्डिनेशन बाहर का भी सेम है, सेम दिखने में सेम है. इट इज अपेयरिंग टू बी सेम, दिखने में सेम रहेगा. लेकिन इफ यू सी प्रॉपरली यहाँ पर देखो NO2 का भी आपके जो टेक्स्ट बुक है NCERT में, इट इज लाइक CONH3 NO2. यहाँ पर उन्होंने लिखने में भी डिफरेंस नहीं किया है. एक्चुअली इट इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट, ये रॉन्ग वे है, लेकिन NCERT में उन्होंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप खुद से ही समझ जाए कि NO2 में यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ पे दिस विल बी ऑक्सीजन बॉन्डिंग. सो जस्ट सी द डिफरेंस. व्हाट इज डिफरेंस? इन दिस स्ट्रक्चर दिस कोबाल्ट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन. यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, बट इन दिस स्ट्रक्चर और कंपाउंड कोबाल्ट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. तो बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. सी हियर कोबाल्ट और यहाँ पर कोबाल्ट का नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो रहा है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीजन के साथ. अगर बॉन्डिंग ही डिफरेंट सब्सटेंस के साथ हो रही है, अगर एलिमेंट चेंज हो गया बॉन्ड में, तो देयर विल बी डिफरेंट इन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एंगल, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाएगा. और इन दोनों कंपाउंड में टोटल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी. दे okay, because of this bonding they will show different chemical and physical property. And you can see here in first compound it is bonded with nitrogen, in second compound it is bonded with oxygen. See, because of the एम्बीडेंटेड लिगैंड की वजह से ऐसा हुआ. एंड फर्स्ट कंपाउंड में क्या होगा? दिस इज इट हैव कलर येलो एंड सेकेंड वन हैव कलर रेड. कलर भी डिफरेंट है. अगेन केमिकल प्रॉपर्टी विल सी दिस कंपाउंड फर्स्ट वन इज स्टेबल मीन्स नाइट्रो कंपाउंड. इट इज नेम्ड एज नाइट्रो. हमने नाइट्रेटो एन कहा था, नाइट्रो भी कभी कभी कहा जाता है. दिस वन इज नाइट्रेटो बोला जाता है इस ऑक्सीजन बॉन्डेड को, या नाइट्रेटो ओ कहा जाता है. तो दिस वन इज मोर कन्विंसिंग. IPC में हम वो यूज करते हैं. First compound is stable in acid, means if we add this compound in acid it will do not decompose. But अगर हम second compound को acid में add करते तो it will decompose and it will not be stable in that acid. So because of this linkage only they will show different property. So that is about linkage and salt isomer. So we'll talk about last one for structural isomer, that is coordination isomer. पहले इसको लिख लो, then we'll talk about coordinate isomers. ठीक है. Okay students, so we'll talk about the next type of structural isomer, that is coordination isomer. Coordination isomer मतलब क्या होगा बच्चों? coordination compound में total isomer कैसे बन सकता है? अब coordination तो compound के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो coordination isomer किस तरीके से बनेगा? Here important 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे बच्चों. This coordination isomer takes place only when the complex is polynuclear complex. See, मैंने आपसे मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तब मोनोन्यूक्लियर नॉमेनक्लेचर मैंने ऐसा लिखा था. मोनोन्यूक्लियर मीन्स द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल देर इज ओनली वन सेंट्रल एटम. सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम होगा. बट अगर कॉम्प्लेक्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम बन जाते हैं उसे हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. सी, पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक कॉम्प्लेक्स में दो न्यूक्लियस, इसकी हम बात नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस कि एक ही कॉम्प्लेक्स में हम दो दो सेंट्रल मेटल एटम पढ़ेंगे, ऐसा हम नहीं पढ़ेंगे. बट एक कंपाउंड में दो दो मेटल या मेटल एटम मिल जाते हैं, दैट टाइम वी कॉल इट एज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. वो वाला पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना है जिसमें क्या होगा? कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा एंड आयन भी कॉम्प्लेक्स होगा. दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द नोमेनक्लेचर व्हेन देयर इज कैटायन, बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्सेस. सी, कैटायन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स एंड एनायन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स. कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स. सो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसमें आइसोमर कैसे बनेंगे? So what happened due to the partial or complete exchange of ligands? See, अब दो दो कॉम्प्लेक्स है,
कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, सो बोथ द कॉम्प्लेक्स विल हैव लिगेंड्स, सो देयर लिगेंड्स कैन एक्सचेंज इन बिटवीन देम, उन दोनों के लिगेंड्स एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, दैट टाइम हम उससे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एंड इसे भी पहचानना बहुत ही सिंपल है। सी यू कैन सी द एग्जांपल्स। सी यहाँ पर कोबाल्ट CONH3 6 times and CrCN6, see this one, this is a, ये क्या है हमारा कैटायन and this is anion, पहले हम कैटायन लिखते हैं then anion लिखते हैं, why this is cation, this is +3, अमोनिया is neutral, here chromium +3, लेकिन Cn is माइनस, तो 6 -6 है, यहाँ पर इसका -6 है, +3, टोटल मिलके क्या हो गया -3, +3 is now it is a compound, that's why it is a compound। and इसमें हमने क्या किया, अगर आप इस Cn को पूरे के पूरे Cn इधर ला लेंगे और अमोनिया पूरे के पूरे इधर शिफ्ट कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव पहले लिखना होता है, इसलिए अब ये कैटायन बन गया और ये एनायन। सो पूरा सी हियर मेन थिंग इज लिगैंड एक्सचेंज। एक्चुअली इसे हम कैसे एक्सचेंज कैसे लिखते हैं कि दिस विल बिकम CO CN6 CrNH3 6, अब ये +3 -6 +3, तो अब ये प्लस हो गया, इसलिए इसे इस तरीके से लिखा है। एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स पार्शियली और कंप्लीटली, तो कुछ एक्सचेंज हो सकते हैं या पूरे के पूरे एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, CrNH3 6 CrCN6, दिस इज हियर आई विल राइट हियर इट इज +3, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज +3 -6, तो कंबाइंडली इट इज -3, तो बैलेंस हो रहा था। अब नाउ CrNH3 5, यहाँ से हमने क्या किया, एक HCN यहाँ से उठा के यहाँ ला लिया, दिस इज +3, दिस इज -1, दिस इज +3 -5, तो इसका टोटल हो रहा है -2, जिसका टोटल हो रहा है +2। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको कंपाउंड का नाम बराबर, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला बराबर लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा कंपाउंड बना दोगे जिसमें एनायन कैटायन नहीं बन रहे, पहला कैटायन आएगा बाद में एनायन आएगा। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व, इन दिस वे in this way you will solve the questions for coordination isomer। lastly यहाँ पर क्या है देखो, कोबाल्ट विद अमोनिया, यहाँ पर ऑक्सीलेट हो, सो OX दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड, तो एक अगर यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो 2 हमें अमोनिया यहाँ से हटाने पड़ेंगे। सी कोऑर्डिनेशन नंबर हम कभी चेंज नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर यू हैव टू रिमेन सेम, चाहे कोई भी आइसोमर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड डू नॉट चेंज। आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता, एक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो CONH3 6 है, तो यहाँ पर NH4 लिख दिया। अब बोलोगे सर ऑक्सीडेटो एक ही लिया, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है? नहीं बच्चों, दिस इज बाइडेंटेड, ऑक्सीडेटो इज बाइडेंटेड, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, दैट इज टोटल 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, total sigma bonds, whatever the sigma bonds are present, that is sigma bond। so here 4 oxalato, this is 2 ammonia, 2 passes there, this is +3, this is +3, this is -2, this is +3, this is -4, so ये हो गया -1 और ये हो गया +1। अब समझ में आया किस तरीके से आप कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड बनाना तो बहुत आसान है, आप ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन कैटायंस और एनायंस काउंट करके सही तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना, दैट इज द बिग टास्क एंड यू हैव टू चेक दैट वन इन द फॉर्मूला। मोस्टली इस पर न्यूमेरिक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी इजी। तो इसके बाद हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो विल सी दैट वन, फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर।